द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले क्लासों में हम लोग पाठ्यक्रम संबंधी चर्चा कर चुके थे। वैसे ही व्याकरण के अंतर्गत जो अध्याय दिए गए हैं इनसे संबंधित थोड़ी सी चर्चा भूमिका के तौर पर कर चुके थे। आज आपके लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया जो अध्याय है प्रयोग की दृष्टि से अथवा रूपांतर की दृष्टि से शब्द के जो भेद हैं इनसे संबंधित जानकारी हम यथासाध्य हासिल कर लेंगे। पहले प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद अथवा इसी को कहते हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद। जैसे शब्द ही बताता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, इसका इस्तेमाल हम अपनी भाषा बोलते वक्त वैसे ही करते जाते हैं। इसके लिए इसे कहा जाता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, इसलिए प्रयोग किया जाता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इसके दो भेद हैं। जैसे देखिए प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। यहाँ पर भी देखिए शब्द से परिचित हो जाइए, इनका तात्पर्य क्या है इसे समझिए। विकारी, विकारी का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण से जहाँ परिवर्तन होता है ऐसे शब्दों को कहते हैं विकारी। और शब्दों के रूपों में जहाँ लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्दों को कहते हैं अविकारी। यहाँ यह जो तालिका है यह बता देंगे कि इस विकारी शब्द के भी चार भेद हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं। ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक के कारण से, लिंग, वचन, कारक के कारण से हुआ करता है, हो जाता है। इससे संबंधित जानकारी हम इधर हासिल कर लेते हैं। यही विकारी संबंधी चर्चा है। इस विकारी शब्द के चार भेद हैं। पहले मैंने बता दिया, आप इससे परिचित हो चुके हैं। परिवर्तन होता है, रूप में अंतर होता है, बदलाव होता है। लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण से हो जाने वाला वह परिवर्तन है। इस विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पहले संज्ञा, अंग्रेजी का जो नाउन है इसका ही बदला हुआ रूप हिंदी में संज्ञा है। ठीक प्रकार से उच्चारण करना है संज्ञा, संज्ञा नहीं। क्षेत्रज्ञ का प्रयोग करते हैं, वह ज्ञ का प्रयोग इधर नहीं होना चाहिए। संज्ञा, संज्ञा क्या है अथवा इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा वह है जिससे जीव, निर्जीव या भाव का बोध होता है अथवा जीव, निर्जीव या भाव को सूचित करने वाला विकारी शब्द संज्ञा है। वैसे भी कहते हैं किसी निश्चित, और एक परिभाषा है संज्ञा के, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समूह, भाव आदि को सूचित करने वाले विकारी शब्द भी संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार ध्यान देने की बात यह है कि किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समूह, भाव आदि को सूचित करने वाला विकारी शब्द भी संज्ञा है। जीव, निर्जीव या भाव को सूचित करने वाला विकारी शब्द भी संज्ञा है। ये दो परिभाषाएं दी गई है। इनमें जो आसान सी परिभाषा होगी इसे आप परीक्षा में लिख सकते हैं, पूरा अंक तो दिया जाएगा। और उसके बाद इस संज्ञा के भी भेद हैं। संज्ञा के अंतर्गत नाउन कहते हैं नाम। उदाहरण के लिए वहां आता है नाम किसका? व्यक्ति का, जाति का, समूह का, देश का, देशों का अथवा भावों का। ये संज्ञा के अंतर्गत ध्यान देने की बात है। इस सबका नाम संज्ञा के लिए उदाहरण है। समस्त
आदमियों का, देशों का, नदियों का और जातियों का नाम इस संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। इसके बाद संज्ञा के भेद हमने देखा। इस अध्याय के अंतर्गत संज्ञा क्या है इससे हम परिचित हो चुके हैं। नाउन ही संज्ञा है, जीव निर्जीव या भाव को सूचित करने वाला शब्द संज्ञा है, वह विकारी शब्द है। उसके भेद 5 हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा के 5 भेद हैं। व्याकरण बहुत आसान है लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। व्याकरण और भाषा का संबंध कुछ हद तक बताया जाता है कि पति पत्नी का होना चाहिए। व्याकरण को छोड़कर भाषा का विकास नहीं होता। भाषा का विकास के लिए व्याकरण के अध्ययन की जरूरत है, लेकिन बिना व्याकरण से भाषा मनमाने चल भी नहीं सकती, गलत राह पर जा सकती जाएगी। इसलिए ऐसे संदर्भों से रोकने के लिए व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए व्याकरण और भाषा के बीच का संबंध अन्योन्याश्रित है, जन्य जनक संबंध है। व्याकरण की आवश्यकता, व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता हर भाषा के अंतर्गत अनिवार्य है। और इधर हम देख रहे थे संज्ञा के भेद। मैंने बता दिया संज्ञा के 5 भेद हैं। ये भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिए, व्याकरण संबंधी जो पुस्तकें हैं इनमें दी गई है, इसे आप लिख सकते हैं बाद में। इससे संबंधित मटेरियल हम बाद में दे देंगे, आप जेरॉक्स भी करवा सकते हैं। यहाँ देखिए संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव, इसे याद रखने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि हर संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक हो, इन सबके अपने कई भेद होते हैं और उनके भेदों को हमें समझना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी, हासिल करनी होगी। इसलिए याद रखने के लिए मैं एक शब्द बता दूंगा। संज्ञा के 5 भेद हैं। ये भेद कौन कौन से? व्य, जा, स, द्र, भा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 संज्ञा के भेद हैं। इनसे परिचित होना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आज की क्लास में, आज की कक्षा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से, इस जातिवाचक संज्ञा से, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा से परिचित होंगे। संज्ञा से हम परिचित हुए और उसके भेदों से परिचित होना है। इसके 5 भेद हैं। व्यजा, सद्रभा, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव। व्यक्तिवाचक संज्ञा यह होती है उसमें एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान या देश आदि का नाम होता है। एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देश, नदी आदि का नाम जिस संज्ञा से होता है इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब मात्र व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम बताने वाला संज्ञा नहीं है, ऐसा मत समझिए। किसी निश्चित एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देश, नदियों का नाम, तो नक्षत्रों का, ये सभी एक ही वस्तु या व्यक्ति को सूचित करने वाला शब्द है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देखते हैं, हम सबका नाम, आपका जो नाम है, आपका नाम, मेरा नाम अथवा सबका जो समाज में होते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नदियों का नाम भी, किसी एक निश्चित नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कहने का अभिप्राय यह है, इस संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है एक जाति के सभी पदार्थों को समान रूप से बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस एक जाति के सभी पदार्थों को समान रूप से बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देखते हैं नदी, मनुष्य, पुरुष, सब्जी आदि, इस दाल आदि इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द, इसके उदाहरण है।
पुरुष जाति के सब पदार्थों को वहाँ व्यक्त किया जाता है। पुरुष कहने से आपको यह पता नहीं चलता कि वह कौन सा पुरुष है। स्त्री शब्द का प्रयोग करने से आपको यह पता नहीं चलता कि वह स्त्री कौन सी है, इसलिए वह स्त्री कौन सी है इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसका नाम है वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाति का बोध होता है। समस्त पुरुष स्त्री जाति का बोध, एक जाति के सभी पदार्थों का बोध समान रूप से कराने वाला अविकारी शब्द अथवा विकारी शब्द सर्वनाम जातिवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मैंने बता दिया, पुरुष, स्त्री आदि इसके अंतर्गत है। और उसके बाद आता है व्यजास समूहवाचक संज्ञा। उच्च वैयाकरण ग्रामेटिस्ट कहते हैं जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा एक ही है, लेकिन हम अलग देखते हैं तो भी कोई बाधा नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। इस समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देखते हैं शब्द ही बता देता है। समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ एक जाति के समूह का बोध होता है। उदाहरण के लिए सेना, सभा आदि शब्द देखिए। सेना में लड़ने वाले सिपाहियों का समूह होता है। सभा में वहाँ हो या न हो, लेकिन या तो सत्य है कि सभ्य लोगों का समूह हुआ करता है, इसलिए सेना और सभा इस समूहवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थों का, पिघलने वाले पदार्थों का बोध उधर होता है। उदाहरण के लिए शरबत, सोना, चांदी, पीता, तांबा आदि इसी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। किस संज्ञा से अथवा जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद अंतिम भेद है व्यजास द्र भा। भा करते भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव का पता चलता है, भाव का बोध होता है, वक्ता के अथवा गुण दोष का बोध होता है, वक्ता के अथवा श्रोता के अथवा किसी के इसे सूचित करने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा है। चोरी, बालक बालकपन, बच्चा बचपन, छोटा छोटपन, बड़ाई लंबाई, चतुराई आदि इस भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं यह इस संज्ञा संबंधी जानकारी है, संज्ञा संबंधी चर्चा है। इसे आप लोग मैं मानता हूँ समझ चुके होंगे और कुछ विचार मेरे इस संज्ञा संबंधी बातें हुई है मेरी आप तक पहुँच चुकी है, मैं समझता हूँ। जैसे ही ऑफलाइन कक्षा शुरू होगी वैसे ही हम उससे फिर एक बार बता देंगे, और वैसे ही जो नोट्स होता है उसे आप लिखते हैं तो पता चलता है, तो आप जेरॉक्स करवाते हैं तो पता चलता है यह क्या होता है, संज्ञा क्या चीज़ है, उसकी परिभाषा, उसके भेदों से हम परिचित हो जाते हैं। आने वाले क्लासों में बाकी जो अध्याय हैं इस विकारी शब्द के अंतर्गत इसे देख लेंगे। आज के लिए यही समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद, और अगले क्लास में बाकी देख लेंगे।